सब लोग सिंघानिया पैलेस में होते हैं। चारों लड़कियां अब साथ में ही थीं, तो उनकी कभी न खत्म होने वाली बातों की गाड़ी चल पड़ी। अक्षत अपने तीनों दोस्तों के साथ स्टडी रूम में था। उनके चेहरे में टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। अक्षत ने बाकी तीनों को बता दिया था कि राम ने उसे धमकी दी है और वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे भी वो सनकी आदमी है, कुछ भी कर सकता था। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुमकुम को कुछ याद भी नहीं है। कुमकुम की यादाश्त का राम जरूर से जरूर फ़ायदा उठाएगा और अब तो उसके साथ उसकी वो हौशी बहन आहाना भी थी, जो किसी और के बच्चे को सिंघानिया सरनेम दिलाना चाहती थी। चारों अपना अपना दिमाग लगाने में लगे हुए थे, लेकिन जब तक राम की चाल का पता नहीं चलता तब तक कोई कुछ भी तो नहीं कर सकता था। इसलिए सबको बस राम की पहल का ही इंतजार था। पहले तो सबने सिंघानिया पैलेस में रहने का डिसाइड किया, क्योंकि सबका साथ रहना ज़रूरी था और सिंघानिया पैलेस में सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा थी। मिस्टर मल्होत्रा को भी सिंघानिया पैलेस में बुला लिया गया था। रात को चारों लड़कियां मिलकर खाना बनाती और सब लोग साथ में डिनर करते। सबके साथ में जो बात है वो अकेलेपन में कहाँ है। पूरे घर में ही रौनक बनी हुई थी और सबको राम के बारे में बता के अक्षत एक बार फिर से परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। मानवी और अक्षत डिनर करने के बाद टेरेस में थे। अक्षत ने मानवी को कुमकुम के लिए मेडिकल तैयार करने को बोला था। मानवी उसे बताती है कि उसने पहले ही क्रिस को मेडिसिन्स रेडी करने को बोल दिया था, लेकिन उस मेडिसिन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे कुमकुम की बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। उस दवाई की 3 डोज कुमकुम को दी जानी है। एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए और जब तक डोज कंप्लीट नहीं हो जाती कुमकुम को प्रेग्नेंट नहीं होना है। 2-3 में मेडिकल रेडी हो आकर आनी थी। अक्षत उसकी बात से एग्री करता है कि वो कुमकुम का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ देर और मानवी से बात करने के बाद अक्षत अपने रूम में चला जाता है और मानवी टेरेस पे खड़ी दूर तक फैले शहर को बस देखे जा रही थी। तभी पीछे से मिहिर आके उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पे अपना सिर टिका के बोलता है, जान, मुझे ना एक प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मानवी मिहिर की बात सुन के अपनी पलकें झुका लेती है, जैसे ही ख्वाहिश उसकी भी थी। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए वो अभी बेबी नहीं चाहती थी। वो यही बात मिहिर को भी बोलती है। मिहिर भी उसकी बात पे एग्री करता है। कुछ ही देर यूं ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद मिहिर मानवी को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। कबीर और छाया के रूम में कुछ और ही सीन चल रहा था। उन दोनों के कपड़े बेड के आसपास पड़े हुए थे। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी हाई था। पूरे रूम में छाया की सिसकियां गूंज रही थीं। वो दोनों अपने प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे। लेकिन जिया और राज के रूम में कुछ ठीक हालात नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर पहले उस रूम में सुनामी आके गई है।
जिया बेड पे लेटी हुई थी और राज सोफे में, और उन दोनों ही एक दूसरे को खुन्नस से देख रहे थे। दरअसल आज ये हुआ कि जिया ने अपने प्यारे पतिदेव को बोल दिया कि कल वो बाकी तीनों लड़कियों के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती है। बस फिर क्या था, राज को आया हार्ट अटैक। उसने 3 दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी और फिर से करेगी। पिछली बार गई थी तब मेरा बैंक बैलेंस आधा कर दिया था, और इस बार गई तो बैंक वाले नोटिस ही भेज देंगे। और वो भिखारी भाई साहब खाता खुलवाने का इतना ही शौक है तो उसमें कम से कम मिनिमम बैंक बैलेंस तो रखिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो भगवान से दुआ कर रहा था, भगवान मेरी बीवी को थोड़ी तो अकल दो, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। तभी वो जिया को मक्खन लगाने के इरादे से बोला, बेबी तुमने कुछ दिन पहले ही तो कॉपी की थी वो ड्रेस, क्या तुम्हें पसंद नहीं है जो तुम कल फिर से जाना चाहती हो? जिया को उसकी बात अच्छे से समझ में आ रही थी। वो उसको घूरते हुए बोलती है, नहीं बेबी, वो तो सिर्फ ट्रायल था। शॉपिंग तो मैं कल करूँगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे बैंक बैलेंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें सड़क पर लाने में। जिया की बात सुन के राम का भी माथा गर्म हो जाता है। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति को कंगाल बनाते हुए? इतनी सारी ड्रेसेस तो हैं तुम्हारे पास, कुछ तो ऐसी हैं जिनकी तुमने अभी तक शक्ल भी नहीं देखी। अरे हम लड़कों से सीखो कुछ, खुद की शादी में हम जो ड्रेस पहनते हैं उससे ना जाने कितनी ही शादी में हम नागिन डांस करते हैं। और एक तुम लड़कियां, ब्रेकफास्ट के लिए अलग ड्रेस, लंच के लिए अलग ड्रेस, डिनर के लिए अलग, नहाने के लिए अलग और खाने के लिए भी अलग। बस राम का इतना ही बोलना था कि तभी एक उड़ता हुआ पिलो आता है और उसके सिर पर लगा। उसको तो क्या ही लगा होगा, बेचारा पिलो ही की हड्डियां टूटी होंगी। बेचारा बोल रहा होगा, अरे कोई हॉस्पिटल लेके चलो रे मेरे को बाबा, मार डाला इस आतंकवादी ने। तुम लड़कों के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। जिया उसे जवाब देते हुए बोलती है। बस उसका इतना ही कहना था कि शुरू हो गया उस कमरे में घमासान युद्ध। कहीं से पिलो उड़ रहा तो कहीं से फ्लावर पॉट। थोड़ी देर में कमरे का हाल हो गया राजसभा जैसा। एक तरफ राहुल गांधी तो एक तरफ मोदी बाबा। अब जितना जिसको है वो तो सबको ही पता हुआ। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पहुंच गया सोफे पे और मोदी जी अपनी मखमली बेड पे आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी ही देर में दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए नींद के आगोश में चले जाते हैं। अक्षत और कुमकुम के रूम में कुमकुम आराम से अक्षत के सीने पे अपना सिर रख के सोई हुई थी, लेकिन अक्षत की आंखों में नींद ही नहीं था। उसे डर था कि उसकी जान को फिर एक बार कोई उससे दूर ना कर दे। यही सब सोचते सोचते उसे काफ़ी लेट नींद आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। वहाँ भी रात की आई हुई सुनामी का असर दिख रहा था। जिया दादी के पास वाली चेयर पे थी तो वहीं राज उसी अपोजिट साइड सबसे लास्ट में बैठा हुआ था और उसको खा जाने वाली नज़रों से बस घूरे जा रहा था।
उसके पास बैठा कबीर काफी देर से उन दोनों को नोटिस कर रहा था। जब उसे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो राज की ओर थोड़ा झुकते हुए बोलता है, भाई उसको घूरना बंद कर, वरना कुछ ही देर में सबकी नाश्ते की प्लेट में तेरे छोटे छोटे पीसेस गरम गरम तेल में तले हुए मिर्च मसाले के साथ गरम मसाला डाल के सब लोग चाव से खा रहे होंगे और तू ऊपर बैठ के खुद को सबके दांतों तले पीसते हुए देखेगा और बोलेगा, धीरे धीरे पिसिंग पिसिंग। शादी के बाद चुप रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जगह बोलने वाली आ जाती है। कबीर की बात सुन के राज सोच में चढ़ पड़ जाता है। बोल तो ये डॉक्टर सही ही रहा है, पर अभी कैसे मनाऊं उस फूलन देवी को। जितनी गुब्बारे में हवा नहीं होती उतनी तो मैडम ने अपने मुंह में भर कर रखी हुई है। अभी गया तो सबके सामने ही बेइज्जती कर देगी। नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। पता चले थोड़ी देर में प्लेट उठा के मेरे ही सर पर फोड़ दे। सब लोग नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सब लोग के ऑफिस जाने में अपने अपने काम में लग जाते हैं। छाया, कबीर और मिहिर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज गए थे और मानवी लैब गई हुई थी कुमकुम के मेडिसिन के बारे में पता करने। अक्षत अपने काम में बिजी था कि तभी उसके फ़ोन पर राम का कॉल आता है। वो कॉल को अटेंड करते हुए बोलता है, भौंक, अपने दुश्मनों से इज्जत से पेश आते हैं मिस्टर सिंघानिया। क्या पता कब उसका दिमाग खराब हो जाए और आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाए। खैर, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम की बात पे आते हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि आप कोई अपना आज आपसे हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, जो कि मेरे कॉल करते ही शुरू हो चुका है। और क्लू भी दे देता हूँ, जो सबका इलाज है उसको आज कोई इलाज नहीं बचा पाएगा। इतना बोल के राम जोर से हंसने लगता है। अक्षत गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोलता है, अगर मेरे किसी भी अपने को अगर खरोंच भी आई ना, तो मैं तुझे वहीं पर फाड़ के रख दूंगा। तू 100 बार खुद को कोसेगा कि तूने इस दुनिया में कदम ही क्यों रखा। अक्षत इतना ही बोल के कॉल को कट कर देता है। वो राम की बातों का मतलब समझने लगता है और जियान को बोल के सबकी खबर लेने लगता है। लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे थे और सब लोग ठीक भी। आखिर राम ने अपना खेल शुरू कर दिया और उसने पहेली भी दे दी। अब आप सब भी मतलब समझना और बताना कि उसका मतलब किससे है, किसको चोट पहुंचाने वाला है राम। कल के एपिसोड के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ। मिलते हैं हम आगे के भाग पर।